नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली जो अपनी क्लास है उस क्लास में हमने पढ़ा था, जो अपना पिछला पहली यूनिट थी, जो तीसरी यूनिट थी इस किताब की, वो खत्म हो गई। इसके बाद इस जो चौथी यूनिट हमने शुरू की थी उसका पार्ट फर्स्ट हमने शुरू किया था, जो क्या था, चुंबक था। चुंबक में हमने देखो क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हमने चुंबकत्व। क्या पढ़ा था सबसे पहले? चुंबकत्व पढ़ा था। बेटा देखो चुंबकत्व था क्या कि कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो लोहे की वस्तुओं को, निकिल को, कोबाल्ट को या कह दो फेरस को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा? चुंबक कहते हैं। उन पदार्थों को क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। और चुंबक का जो ये गुण था ये क्या कहलाता था? अपना चुंबकत्व कहलाता था। कि कुछ जो पदार्थ है लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो तो चुंबक है, और उनका ये गुण क्या कहलाता था? अपना चुंबकत्व कहलाता था। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि चुंबकन क्षेत्र क्या होता है। चुंबकन क्षेत्र से पहले हमने पढ़ा था कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण। तो बेटा चुंबकीय आघूर्ण जो शब्द है इसको हमने किससे प्रदर्शित किया था? इसको हमने म्यू से प्रदर्शित किया था। किससे किया था? म्यू से प्रदर्शित। और म्यू का जो फॉर्मूला था वो था m इंटू में l, यानी कि ध्रुव प्रबलता गुणा में प्रभावकारी लंबाई। और ध्रुव प्रबलता के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो चुंबक होती है उसके ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है, जिसको उसकी क्या कहते हैं? ध्रुव प्रबलता कहते हैं। और प्रभावकारी लंबाई क्या बताई थी बेटा? चुंबक के जो दोनों ध्रुव हैं अपने पास, एन और एस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था चुंबकन क्षेत्र, जिसको किससे प्रदर्शित करते थे? आई से। आई का जो फॉर्मूला था वो क्या था? म्यू अपॉन में वी, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण में अगर मैं किसका भाग दे दूं? चुंबक के आयतन का भाग दे दूं। चुंबकीय आघूर्ण और चुंबक के आयतन का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? वो अपना कहलाता है चुंबकन क्षेत्र कहलाता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। बेटा चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक था वो था अपने पास एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और इसके मात्रक में हमने किसका भाग दिया था? आयतन के मात्रक का, मीटर क्यूब का। तो बेटा ये आपस में कट गया था, क्या बचा था? एम्पियर पर मीटर। ये किसका मात्रक आया था अपने पास? चुंबकन क्षेत्र का मात्रक। इसके बाद देखो आज का जो अपना टॉपिक है, इसके बाद वो टॉपिक अपने पास क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था। देखो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है काई से। किससे प्रदर्शित करते हैं हम? काई से इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मान होगा वो मान देखो अपने पास क्या आएगा, इसको सुनो कि बेटा अपने पास एक तो होता है आई और एक होता है एच। आई जो होता है वो क्या होता है? वो होता है चुंबकन क्षेत्र। क्या होता है? आई होता है चुंबकन क्षेत्र। और एच क्या होता है? ये होता है ना, आई होता है चुंबकन तीव्रता, और एच क्या होता है अपने पास? तो एच होता है अपने पास, ये है चुंबकन तीव्रता, और एच होता है चुंबकन क्षेत्र। देखो अगर बात की जाए कि जो चुंबकन तीव्रता होती है आई, इसका जो मान है बेटा वो चुंबकन क्षेत्र एच के समानुपाती होता है। जब यहां से समानुपाती का निशान हटाते हैं तो नियतांक आता है काई और एच, यानी कि काई बराबर होता है आई अपॉन में एच। ये मान होता है। यहां मैं कहूं कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र का जो अनुपात है, किस किस का अनुपात? चुंबकन तीव्रता एवं चुंबकन क्षेत्र का अपने पास जो अनुपात होता है, इस अनुपात को क्या कहते हैं हम? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? काई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूं बेटा, आई का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा चुंबकन क्षेत्र जो होता है इसका मात्रक भी होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि काई बराबर हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर अपॉन में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बेटा दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि काई क्या होता है? मात्रकहीन प्रकृति है इसकी, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई भी मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा ये शुद्ध अनुपात होता है।
और हमने पहले भी पढ़ा है जो शुद्ध अनुपात होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा मात्रकहीन होता है, मतलब शुद्ध अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। हो गया। अब देखो इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है, अगर हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अपना अगला टॉपिक है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति हो गया। अगला अपना टॉपिक है चुंबकीय पारगम्यता। देखो बेटा समझो चुंबकीय पारगम्यता होता क्या है कि अपने पास कोई चुंबकीय पदार्थ, कैसा पदार्थ है, कोई चुंबकीय पदार्थ है, उस चुंबकीय पदार्थ को जब मैं बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखता हूं, कहां पे रखता हूं बेटा उसको, बाह्य चुंबकन क्षेत्र, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, H से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो जब भी चुंबकीय पदार्थ को, किसी पदार्थ को हमने कहां पे रखा, बाह्य चुंबकन क्षेत्र H में रखा, तो इस पर चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, इस पर चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। कब, जब उस चुंबकीय पदार्थ को हम बाह्य चुंबकन क्षेत्र H में रखते हैं तो वहां पर चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है और इस चुंबकीय प्रेरण के कारण उस पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है बेटा, चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हमने किससे लिखा है, B। कि कोई अपने पास एक पदार्थ था, उस पदार्थ को हमने कहां पे रखा है, बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखा। तो बाह्य चुंबकन क्षेत्र में जब हमने उस पदार्थ को रखा तो उस पदार्थ पर चुंबकीय प्रेरण लगा और उस चुंबकीय प्रेरण के कारण उसके अंदर क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इस B का जो मान है ये H के समानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि बेटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है किसके कारण, चुंबकन क्षेत्र के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होता है। यानी कि B जो है ये समानुपाती होता है किसके, H के। जब समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो नियतांक आता है म्यू H। ये क्या हो गया यहाँ पे, तो म्यू बराबर हो गया B अपॉन में F। म्यू जो यहाँ पर है ये होती है चुंबकीय पारगम्यता। इस म्यू को क्या बोला जाता है, चुंबकीय पारगम्यता। यानी कि अगर मैं बात करूं चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकन क्षेत्र। B क्या है अपने पास, तो B अपने पास है चुंबकीय क्षेत्र और H अपने पास क्या है, तो H अपने पास है चुंबकन क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र के जो अनुपात है, ये अनुपात अपना क्या कहलाता है, चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात की जाए निर्वात की, तो देखो निर्वात के लिए होता क्या है, निर्वात में अपने पास मान आता है B जो है ये बराबर होता है म्यू 0 H के। यानी कि म्यू 0 बराबर होता है B अपॉन में H। और बेटा यहाँ पर म्यू 0 जो है वो होती है निर्वात की चुंबकशीलता। कौन सी होती है, निर्वात की चुंबकशीलता। इसका मान फिक्स होता है, म्यू 0 का मान कितना होता है, तो ये होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये होता है म्यू 0 का। अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक होता है टेस्ला इंटू, देखो हमने पढ़ा है बायो सावर्ट के नियम से डीबी बराबर होता है म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर। तो यही से फॉर्मूला निकलेगा इसका। देखो टेस्ला इंटू में मीटर स्क्वायर, गुणा में गया अपॉन में एम्पियर और इंटू में मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी कि म्यू 0 का जो मात्रक है मान तो ये रहेगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। मान आ गया टेस्ला इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर। ये बेटा होता है निर्वात की जो चुंबकशीलता है इसका मान होता है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो गई चुंबकीय पारगम्यता। बेटा इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे, देखो चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, चुंबकीय क्षेत्रों में जो पदार्थ का व्यवहार होता है उस व्यवहार के आधार पर हम पदार्थ के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ के व्यवहार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है। अगर बात की जाए देखो कि इसको समझा कैसे जाता है
कि भाई अगर मान लो अपने पास कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को हमने कहां पे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब उस पदार्थ को हम रखेंगे तो जिस हिसाब से वो व्यवहार करता है उस हिसाब से हम उस पदार्थ का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। और वर्गीकरण में होता क्या, देखो चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन सा होता है पहला वाला, तो पहला होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और जो तीसरा अपने पास होता है बेटा वो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। ये 3 प्रकार का पदार्थ होता है। मतलब पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, हमने पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया। और ये 3 भागों में किस प्रकार बांटा गया, जिस हिसाब से वो चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार करता है उस आधार पर हमने इस पदार्थ को बांट दिया। देखो समझेंगे कैसे भी, माना अपने पास एक परिनालिका है, हो गई एक परिनालिका। इस परिनालिका के अंदर हम इस पदार्थ को लटकाएंगे। देखो इसमें धारा प्रवाहित कर दी। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है मतलब धारावाही परिनालिका होगी। और बेटा धारावाही परिनालिका हमेशा क्या उत्पन्न करती है, समचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। मतलब धारावाही परिनालिका का उपयोग हमेशा कैसे किया जाता है, समचुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में किया। इस चुंबकीय क्षेत्र में जब हम किसी पदार्थ को लटकाते हैं, हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ को इसके अंदर तुला की सहायता से इसके अंदर हमने एक पदार्थ, मान लो यहाँ पे एक पदार्थ लटका दिया, ठीक है। जब हमने इसके अंदर इस पदार्थ को लटकाया, यदि ये पदार्थ अल्प विस्थापन से, मतलब थोड़े से विस्थापन से, अल्प विस्थापन से प्रतिकर्षित होता है, मतलब इससे क्या होता है, परिनालिका से दूर जाता है, प्रतिकर्षित होता है। अगर जो पदार्थ हमने इस परिनालिका के अंदर डाला है, ये पदार्थ अल्प विस्थापन से क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, तो ऐसा पदार्थ बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। कौन सा कहलाता है, ऐसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो देखो बेटा ZnCuMg, इसके अलावा NaCl और आदर्श जो गैसें होती हैं सारी की सारी, ये सारे के सारे आदि लगा तो ये सारे के सारे जो पद, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, NaCl हो गया और आदर्श गैसें जब जितनी भी अपने पास होती हैं, ये सारे के सारे अपने कैसे पदार्थ होते हैं, तो ये सारे के सारे अपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ से मतलब क्या है कि इनका जो मान है, जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये अल्प विस्थापन से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। देखो अगर हम बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में होता क्या है, इसको समझो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या क्या होता है। बेटा जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मतलब इसके सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते। इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं, वो युग्मित अवस्था में होते हैं। युग्मित मतलब जुड़े हुए हैं। इस इनके युग्मन के कारण बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण है, कौन सा आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ये बेटा 0 होता है। मतलब इनका कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाएंगे तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 होता है। जब हम इसको किस में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। कहां पे रखते हैं इसको, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो बेटा जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस पर थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण, वास्तव में तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, 0, लेकिन जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर थोड़ा सा क्या आ जाता है, चुंबकीय आघूर्ण इस पर अल्प मात्रा में, ऐसी स्थिति में कैसा होता है, अल्प मात्रा में क्या आ जाता है, इस पर चुंबकीय आघूर्ण आ गया। म्यू लिख दिया, म्यू का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण। कब आया, जब हमने इसको कहां पे रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। ठीक है, जब हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा था अल्प मात्रा में, इस पर आ गया क्या, चुंबकीय आघूर्ण, लेकिन इसका मान कैसा होगा, माइनस का होता है। ये कैसा होगा बेटा, माइनस का होता है, मतलब ये होता है ऋणात्मक। ठीक,
ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखो ये इसके बाद अगला कौन सा आएगा अपना, अनुचुंबकीय पदार्थ। नंबर 2 की बात करते हैं, कौन सा है, अनुचुंबकीय पदार्थ। जब इस परिनालिका में हमने किसी पदार्थ को लटकाया, क्या किया, इस परिनालिका में हमने कोई पदार्थ यहाँ पे लटका दिया, और जब इस पदार्थ को इस परिनालिका में लटकाया जाएगा तो यहाँ तो बेटा क्या हुआ था, अल्प विस्थापन से प्रतिकर्षित। अब यदि क्या हो जाए, अल्प विस्थापन से, मतलब होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अल्प विस्थापन से क्या हो जाए, वो आकर्षित हो जाए, यानी कि अल्प विस्थापन से वो क्या हो गया, आकर्षित हो गया, तो ऐसी स्थिति में वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। अगर हमने किसी पदार्थ को धारावाही परिनालिका के अंदर हम उस पदार्थ को लेकर जाते हैं, और धारावाही परिनालिका में उस पदार्थ को लेकर जाने पर वो क्या हो जाता है, अल्प विस्थापन से आकर्षित हो जाता है, तो ऐसा पदार्थ क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपना कहलाता है। देखो बेटा अब आगे क्या आएगा, अगर मैं बात करूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो देखो बेटा Na, Al और O2 आदि, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है, सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो किसके थे, जिंक हो गया था, कॉपर हो गया था, मैग्नीशियम हो गया था, ये किसके एग्जाम्पल थे, सारे के सारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल थे, जो अपने पास होते क्या है, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो अल्प विस्थापन से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। अब बात कर रहे थे हम अनुचुंबकीय पदार्थों की, इनमें होता क्या है, जब हमने इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये अल्प विस्थापन से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, मतलब इन पर अल्प विस्थापन लगेगा और उस अल्प विस्थापन से ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आकर्षित हो जाएंगे, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये कौन से कहलाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल हो गए सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आदि। जैसे हमने बताया था कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उसमें सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों की, तो बेटा अनुचुंबकीय पदार्थों में कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इसका खुद का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका स्वयं का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। अब देखो जब इस अनुचुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, कहां पे रखते हैं, इस अनुचुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो रखो देखो भी, माना ये अपने पास कोई अनुचुंबकीय पदार्थ, इसके अंदर ये N हो गया S, तो चुंबकीय गुण हो गए उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, NS, ठीक, ये सारे के सारे बेटा विभिन्न दिशाओं में इसके अंदर क्या है, बस संरेखित नहीं है एक दिशा में। ये कब है, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, अनुपस्थिति, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति है, किसके अंदर, अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं। जब हम इस अनुचुंबकीय पदार्थ को कहां पर रखते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। कहां पे रखते हैं इसको, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये सीधी रेखा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं। हो गई, तो सारे के सारे कैसे हो गए, सीधी रेखा में इस स्थिति में तो B बराबर कितना था, 0, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0। इस स्थिति में बेटा चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं है, मतलब हमने इस पर क्या लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लगा दिया। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये सीधी रेखा में कैसे हो गए, संरक्षित हो गए। हमने पैराविद्युत पदार्थ पढ़े हैं, उनमें भी सिस्टम ध्रुवीय और अध्रुवीय में क्या होता था कि जब उनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता था तो वो किसका प्रेरित करते थे, वहां पे किसका निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ऐसे बेटा जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जब इनको कहां पे रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, देखो एस एन आकर्षण होगा दोनों के बीच में, ये पास पास होंगे नहीं होंगे,
तो ऐसी स्थिति में ये किसको प्रेरित करते हैं बेटा, ये करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को प्रेरित करते हैं। यहाँ पर क्या प्रेरण होगा, किसका प्रेरण होगा, तो यहाँ पर होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। किसके कारण, अनुचुंबकीय पदार्थों के कारण। अगला जो अपना है वो है कौन सा, लोह चुंबकीय पदार्थ। देखो अब लोह चुंबकीय पदार्थ की वही बात करते हुए माना अपने पास ये क्या है, परिनालिका हो गई। इस परिनालिका में हम कोई पदार्थ लेकर जाते हैं, धारावाही परिनालिका है, और धारावाही परिनालिका में एक ऐसा क्षेत्र होता है, समचुंबकीय क्षेत्र होता है। इस समचुंबकीय क्षेत्र में जब हम कोई वस्तु लेकर जाते हैं, अगर ये जो वस्तु अपने पास है ये प्रबल आकर्षित होती है, मतलब अधिक बल से, अधिक आकर्षण बल से क्या होती है, आकर्षित होती है, तो ऐसी वस्तु कौन सी कहलाती है बेटा, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। देखो जब वस्तु को हम लेके गए चुंबकीय क्षेत्र में और वो अल्प विस्थापन से प्रतिकर्षित हुई तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अल्प विस्थापन से आकर्षित हुई तो अनुचुंबकीय पदार्थ, अगर प्रबल विस्थापन से आकर्षित होती है तो कौन सी हो गई, लोह चुंबकीय पदार्थ। अगर एग्जांपल की बात की जाए, देखो बेटा फेरस, निकिल, कोबाल्ट आदि अगर पदार्थों को आप चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाते हो तो ये जो पदार्थ है अपने पास, ये प्रबल आकर्षण से, प्रबल विस्थापन से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है, अधिक होता है, और ऐसे पदार्थ कौन से कहलाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थों का जो गुण होता है वो कहलाता है प्रतिचुंबकत्व। क्या कहलाता है वो, प्रतिचुंबकत्व। अनुचुंबकीय पदार्थों का गुण क्या कहलाएगा, अनुचुंबकत्व कहलाता है। जो अनुचुंबकीय पदार्थों का गुण होता है उसको क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व कहते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों का जो गुण है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लोह चुंबकत्व। क्या बोलते हैं इसको, लोह चुंबकत्व। ठीक है, तो ये गुण है क्या कि जब इन पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में ये जो पदार्थ है प्रबल आकर्षण से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इनका विस्थापन बहुत अधिक होता है, किसकी तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो ये पदार्थ होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, और इन पदार्थों का जो ये गुण है, आकर्षण वाला गुण, ये क्या कहलाता है, लोह चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किसमें, अनुचुंबकीय पदार्थ में, वैसे ही किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बेटा, इसमें भी अपने क्या पाए जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अपने लोह चुंबकीय पदार्थों में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो डोमेन के रूप में होते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, डोमेन के रूप में। डोमेन जो है हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट में डोमेन का पूरा सिद्धांत आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि डोमेन के रूप में कैसे पाए, डोमेन होता क्या है और डोमेन के रूप में कैसे पाया जाता है। ठीक, ये अपने तीनों पदार्थ हो गए पूरे। ठीक है बेटा, इन तीनों पदार्थों के बारे में जो बताया है ये आपको नोट्स में पूरा वैसे का वैसा मिलेगा। इसके साथ इनके गुणों की जो है, इन तीनों व्यवहारों की जो गुण है, गुणों की एक सारणी आएगी आपके पास। सारणी में जो आपको बताया कि भाई क्या क्या होते हैं, कि भाई एक तो चुंबकीय क्षेत्र में अल्प विस्थापित प्रतिकर्षण हुआ, दूसरे पर अल्प विस्थापन से आकर्षण, तीसरे पर प्रबल आकर्षण हुआ। ऐसे जो सारा बताया वो सारणी के रूप में भी आपको। बेटा इसके बाद अगला जो होता है उसके बाद अपना आता है क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम, बेटा क्यूरी देखो एक वैज्ञानिक था, उसने क्या दिया था, एक नियम दिया था। उस नियम के अनुसार होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अनुचुंबकीय पदार्थ की, किसकी बात करता हूं, अनुचुंबकीय पदार्थ। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके लिए जो काई होती, काई का मतलब क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या होता है काई का मतलब, चुंबकीय प्रवृत्ति। इस बेटा चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो क्यूरी ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। टी यहां पर कौन सा ताप है, टी यहां पर है क्यूरी ताप। कौन सा ताप है, क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप होता क्या है कि जिस पर कोई पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन, मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ किसमें बदल गया, लोह चुंबकीय में, या लोह चुंबकीय किसमें बदल जाता है, अनुचुंबकीय में। तो दोनों के बीच का जो ताप है वो कौन सा ताप कहलाता है बेटा, वो अपना क्यूरी ताप कहलाता है, जिसको टीसी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टीसी से। तो यहाँ पर देखो जब इसको हटाते हैं समानुपाती, तो यहाँ पे आता है सी अपॉन में टी। सी जो है यहाँ पे ये होता है क्यूरी नियतांक। क्या होता है बेटा, ये क्यूरी नियतांक। जैसे बेटा क्यूरी ताप होता है, वैसे एक ताप और होता है जो होता है नील ताप। नील ताप जो है
ये देखो, ये इन दोनों के बीच का संबंध है। दोनों कौन से? प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थों के बीच का। तो नील ताप की अगर बात की जाएगी तो इसमें प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ आएंगे। अगर क्यूरी ताप की बात की जाएगी तो कौन सा आएगा? अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय। बोले इन दोनों के बीच का जो ताप होता है वो होता है क्यूरी ताप, और इन दोनों के बीच का जो ताप होता है वो कौन सा होता है? वो होता है नील ताप। ठीक है, ये सारा हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही हो गया बेटा। तो अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है? अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्यूरी का नियम क्या होता है, क्यूरी वाइस का नियम क्या होता है, इसके अलावा नील ताप क्या होता है, क्यूरी ताप क्या होता है, और उसके बाद फिर अपने प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, इनके लिए नील ताप का मान निकालेंगे, इन दोनों के लिए किसका मान निकालेंगे? हम क्यूरी ताप का मान। ठीक है बेटा, थैंक यू।